गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स किस तरह से लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। So a magnet exert a mechanical force on current carrying wire. मीन्स अगर एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। मैग्नेट exerts a mechanical force on current carrying wire and if the wire is to move free to move, अगर वायर मूव होने के लिए फ्री हो, then this force can produce a motion in the wire. तो वायर में ये फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है। तो when a current carrying a conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move. चलो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। ये जो NS लिखा हुआ है यू शेप में, ये जो है एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है और ये साउथ पोल इधर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है ये जो हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर है जो जिससे होकर करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे होकर करंट फ्लो किया जा रहा है। बैटरी जो है यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे ही करंट कैरी करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा इसमें, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब किधर फोर्स लगेगा तो मैं बता दूं कि सबसे पहले देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझ लो मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, अब इस पे करंट फ्लो कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में। मतलब देखो इस डायरेक्शन में फ्लो किया, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किधर मूव करेगा? तो एक हमारे जो है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, वो बताता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंडक्टर होगा उस पर फोर्स लगेगा। तो कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा तो बता दूं, इस डायरेक्शन में, इसके पीछे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा। 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, इधर लगा मैग्नेटिक फील्ड, ये लगा इलेक्ट्रिक करंट, आई इलेक्ट्रिक करंट। तो हाँ, तो जो फोर्स लगने वाला है ये बाहर लगने वाला है, एक्चुअली अंदर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर लगने वाला है, पीछे की तरफ नहीं लगेगा, ये इधर लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा। इधर की बात करूं तो ये भी पीछे हमको जैसे लग रहा है, मैं इधर ड्रॉ कर लेना चाहिए, इस साइड में ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अभी समझ आएगा और अच्छे से। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच मेक्स इट मूव। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं, बट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? सो यहां लिखा हुआ है द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है, अगर जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लगा हुआ है,
and no force acts on the current carrying wire when it is parallel to the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। इस बात को हम लोग इससे जो है ना डिसाइड कर सकते हैं, यहां से समझो अच्छे से। जैसे मान लो कि एक लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड का ये हो गया इंडेक्स फिंगर और जस्ट उसके पीछे इंडेक्स फिंगर है, तो आप इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखो तो मिडिल फिंगर को नीचे रखना, तो ये जो तुम्हारा थंब है वो तुम्हारे तरफ रहेगा, मतलब तुम्हारे तरफ रहेगा। आप हाथ को ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर और थंब है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर जो मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये थंब है, थंब जो तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी तरफ दिखा रहा है, तो क्या है ये फोर्स ऑन द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द मोशन और करंट, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? तो याद रखना कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड it experiences a force and direction of force is the perpendicular to the direction of current and also perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हो तभी मैक्सिमम फोर्स लगता है, और अगर आप पैरेलल रखते हो तो में करंट नहीं लगेगा, जीरो करंट लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा, नॉट करंट, जीरो फोर्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि होल्ड द फोर फिंगर मींस इंडेक्स फिंगर एंड द सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन राइट एंगल। आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हो एंड जस्ट एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे that four finger points the direction of magnetic field। इस तरह से एडजस्ट करो कि आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के डायरेक्शन में हो। एंड हेंस फिंगर, सेंटर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सेंटर फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो, इस इधर मूव करो कि जिधर करंट मूव कर रहा हो। तो ऑटोमेटिक जो आपका थंब इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये फोर्स ऑन द कंडक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। अंडरस्टूड? तो इसको याद रख लेना, द सेंटर फिंगर एंड थंब, द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब of our left hand at right angles to one another and adjust your hand in such a way that forefinger points the direction of magnetic field and center finger points the direction of current, then the direction in which thumb points gives the direction of force on the conductor। और ये फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेना इस तरह का, और खुद से भी इसे जो है ना स्ट्रेच करके आप एजम्पशन कर लो कि किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, किधर करंट होगा, तब जाकर किधर फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको स्ट्रेच करना है इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, क्योंकि सबसे पहले आप कंडक्टर को कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इंडेक्स फिंगर को उधर स्ट्रेच करना। आई बात समझ में? मतलब जिधर नॉर्थ से साउथ पोल होगा उधर स्ट्रेच करना है इंडेक्स फिंगर को। उसके बाद आपका जो मिडिल फिंगर होगा जस्ट उसके परपेंडिकुलर रखना और मिडिल फिंगर को उधर घुमाना जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर जो आपका थंब है, आप थंब को देखना किस डायरेक्शन में है। ये थंब जिस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अंडरस्टूड? चलो आगे आते हैं, और आगे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है हम लोगों का डिलीटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह और इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब जो है ना हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, ये सब नहीं आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों के एग्जाम में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये सब डिलीटेड है। आप लोग देख लेना, अगर सिलेबस में होगा जो कुछ भी एक्स्ट्रा तो हमें इन्फॉर्म करना, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा।
ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब डिलीटेड है। हमारा चैप्टर अब जो है आगे जो स्टार्ट होने वाला है, जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का जो पोल से जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें मेनली दो तरह का वायर आता है। एक आता है लाइव वायर, जैसे देखो ये क्या है, लाइव वायर, और एक आता है न्यूट्रल वायर जो ऑब्वियसली ब्लैक कलर से हम लोग डिनोट करते हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अच्छा, लाइव वायर में एक फ्यूज लगा होता है जिसको बोलते हैं मेन फ्यूज। देखो यहाँ पर लाइव वायर में एक फ्यूज लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मेन फ्यूज। उसके बाद ये दोनों जैसे ही घर में इंटर करता है तो यहाँ पर एक मीटर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है एक मीटर, ठीक है, जो कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसको ये मेजर करता है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक वायर लगा होता है जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थेड वायर। देखो अर्थ से कनेक्ट, अर्थ के अंदर तक गया हुआ होता है, इसको बोलते हैं अर्थेड वायर। मतलब पोल से 2 वायर आ रहा था, अब यहाँ से 3 वायर आगे जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा अर्थेड वायर। तो देखो फर्स्ट वाला है लाइव वायर, सेकेंड वाला है जो ब्लैक कलर में हम दिखा रहे हैं न्यूट्रल वायर, और थर्ड में जो आ रहा है ये क्या है, अर्थेड वायर। अब यहाँ पर लगा हुआ है मेन स्विच, ये मेन स्विच लगा है। जब कभी भी हम लोग घर में कुछ वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, और जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए तो मेन स्विच को ऑन कर देते हैं। अभी ये स्विच ऑफ है, ये दोनों यहाँ अटैच हो जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मेन स्विच के बाद एक फ्यूज लगा होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर फ्यूज। जैसे हमारा अलग अलग रूम में जो है ना, जो भी कनेक्शन जाता है उसमें सब में अलग अलग फ्यूज लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर फ्यूज। अगर एक कंज्यूमर फ्यूज को बंद कर दिया जाए तो वहाँ का जो रूम्स होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेड कलर में जो मैंने दिखाया वो है लाइव वायर, और जो मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ यह है न्यूट्रल वायर, और जो मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ यह है अर्थेड वायर, अर्थेड वायर। तो फ्यूज लगने के बाद ये आगे जाता है। रेड कलर का है लाइव वायर, ब्लैक कलर में है न्यूट्रल वायर, ग्रीन में है अर्थेड वायर। याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाने के लिए 2 वायर को कनेक्ट करना जरूरी होता है, एक लाइव वायर को और एक न्यूट्रल वायर को। जैसे यहाँ पर मान लो एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है, सॉरी एक बल्ब है यहाँ पर। इस बल्ब में जो एक 2 कोड होता है, 1 2, जिसको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बोलेंगे। तो जो पॉजिटिव है, किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब एक को आप जो है ना न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को आप लाइव वायर से कनेक्ट करेंगे, रेड वाले से कनेक्ट करेंगे, याद रखना। तो सीधा बात है, ये बल्ब ग्लो होगा और इसके बीच में जो लाइव वायर जहां से कनेक्ट होता है उस पर एक स्विच लगा होता है। जब स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब ग्लो होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक है सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। तो 3 पिन में जो ऊपर का 2 पिन है, या नीचे भी जो रहेगा, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे, जनरली ऊपर रहता है। तो ऊपर का जो 2 पिन है, तो 2 पिन में से एक पिन को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और स्विच के आगे इसको ले जाते हैं लाइव वायर में। देखो जहां से आपको पास करना हो बिना कनेक्टिंग का, उसमें इस तरह का सिंबल लगा देना है, ठीक है। जैसे दूसरे पॉइंट को, दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना है आपको न्यूट्रल वायर से, और थर्ड जो नीचे में एक्स्ट्रा एक बच जाता है, इसको हम लोग अर्थेड वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि किसी तरह का डिफॉल्ट हो, किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो तो वो सारा चार्जेस को अर्थ में ले जाए, ताकि जो है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको नुकसान ना हो। तो देखो इस तरह से जो है ना हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये अपनी कॉपी में बना लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली देयर आर 2 सेपरेट सर्किट। यहाँ बताया गया है कि देयर आर 2 सेपरेट सर्किट होता है हमारे हाउस होल्ड सर्किट में। एक होता है लाइटिंग सर्किट और दूसरा होता है पावर सर्किट।
लाइटिंग सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है। इसमें जो फ्यूज लगा होता है ये 5 एम्पियर का लगा होता है। और जो पावर सर्किट है इसमें मैक्सिमम 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है लोड के अकॉर्डिंग, जिसमें भी 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। आई बात समझ में? तो लाइटिंग सर्किट जिसमें सिंपल जो लो पावर रेटिंग के अप्लायंसेस है उसको हम लोग जलाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन वगैरह है, रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक फैन है, ये सब। तो इसको इसके लिए स्मॉल करंट की जरूरत पड़ती है, इसको लाइटिंग सर्किट बोलते हैं। इसमें फ्यूज जो है वो बहुत कम पावर का होता है, लगभग 5 एम्पियर का। लेकिन एक होता है पावर सर्किट जिसमें हम लोग हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस को चलाते हैं, जैसे रूम हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक स्टोव, जैसे रेफ्रिजरेटर, ये सब हेवी करंट इसमें फ्लो करता है। और इसके लिए 15 टू 20 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है या एमसीबी लगा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। Each distribution is provided with separate fuse so that if a fault like short circuiting occurs in the circuit, is corresponding fuse blows off and but the other circuit remains unaffected। और सब में अलग अलग फ्यूज लगा होता है या एमसीबी लगा होता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ या किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोडिंग हुआ, तो उस केस में फ्यूज जो है वो कट हो जाता है, फ्यूज टूट जाता है, या जो एमसीबी है वो डाउन हो जाता है, उससे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे जो भी हमारा अप्लायंसेस है वो और भी डैमेज होने से प्रिवेंट होता है, बच जाता है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये सभी वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट जो है वो सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, पैरेलल में कनेक्ट होता है, याद रखना, पैरेलल सर्किट होता है। So in order to distinguish between live wire, neutral wire and earth wire having red plastic covering made for live wire, black plastic covering made for neutral wire and green plastic covering made for earth wire। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो लाइव वायर है, लाइव वायर के लिए रेड कलर का यूज करते हैं, लाइव वायर के लिए। न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक कलर का यूज करते हैं। अब तो मैंने ब्लैक तो पूरा स्क्रीन बना रखा है, तो ब्लैक कहाँ से दिख पाएगा? तो सॉरी, ये यहाँ पर दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। रेड कलर का है तो हाँ, रेड कलर का अगर वायर है मतलब वो लाइव वायर है। अगर ब्लैक कलर का वायर है तो न्यूट्रल वायर है, और ग्रीन कलर का वायर है तो ये अर्थेड वायर है। इस तरह से अलग अलग कलर में इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग रखते हैं। लाइव वायर फॉर रेड कलर फॉर लाइव वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर, और अर्थेड के लिए जो अर्थ में जा रहा है अर्थेड, इसके लिए ग्रीन कलर का वायर। याद रखो, अंडरस्टूड? आगे बढ़ो। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब है, फैन है, सॉकेट है, ये सभी पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज है कि अगर एक फ्यूज हो जाए तो दूसरा जो है इफेक्ट नहीं होता है, दूसरा अपना काम करता रहता है। अगर एक में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो दूसरे में उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो पैरेलल कनेक्शन का बहुत सारा एडवांटेज है। पैरेलल कनेक्शन में सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाता है, जिससे सब जो है अच्छे से ग्लो हो पाता है। अच्छा, पैरेलल सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण सबको करंट सप्लाई प्रॉपर मिल पाता है। ये सब जो है ना कुछ एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का। हाँ, जितना भी पैरेलल सर्किट है उसमें सबके लिए अलग अलग स्विच होता है। ओके, अब देखो, और स्विच को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, याद रखना। ऑल द स्विचेज आर पुट इन द लाइव वायर। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो अर्थिंग लगाते हैं वो अर्थिंग कहाँ कनेक्ट होता है? अब मतलब जो अर्थिंग है वो बॉडी के मेटल, जो भी अप्लायंसेस उसके मेटल बॉडी से कनेक्टेड होता है। अब देखो यहाँ पर है अर्थिंग वायर, ये वाला है अर्थिंग वायर जो डॉट डॉट है,
और ये जो है ना इस इलेक्ट्रिक आयरन का जो है ना मेटल बॉडी से कनेक्टेड है। बाकी जो लाइव वायर है, जो बाकी लाइव वायर है यहाँ पर, और जो न्यूट्रल वायर है, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, जो इसकी हीटिंग एलिमेंट को ग्लो करने का काम करता है। लेकिन ये जो अर्थेड वायर है सिर्फ मेटल बॉडी से कनेक्टेड होता है। क्यों मेटल बॉडी से कनेक्टेड होता है? To avoid the risk the electric shock, the metal body of an electric appliances is earthed। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक अगर गलती से कहीं पर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए या ब्रेक हो जाए, और ये अगर लाइव वायर गलती से भी मेटल बॉडी में कनेक्ट हो जाए किसी तरह का डैमेज होने के कारण, तो मेटल बॉडी से जो करंट फ्लो करेगा, तो जो भी पर्सन उस मेटल बॉडी को टच किया हुआ रहेगा उसके बॉडी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस होगा। इसी वजह से मेटल बॉडी अर्थेड वायर से कनेक्ट होता है। ये अर्थेड वायर क्या करता है? अर्थ जो है हमारा, ये बहुत सारा चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा, बहुत लॉ होता है, लॉ रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब अगर हमारा ह्यूमन बॉडी उस अप्लायंसेस के मेटल बॉडी को टच किया हुआ है और उसमें अर्थेड वायर भी लगा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट किधर फ्लो करेगा? अर्थ की तरफ। तो अर्थेड वायर अर्थ के तरफ, डैमेज के कंडीशन में अर्थ के तरफ सारे करंट को ले जाता है, अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम लोगों को जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, जो इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है उसका रिस्क कम हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो इसी वजह से अर्थ मेटल बॉडी को अर्थेड करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अच्छा, इससे अप्लायंसेस को भी फायदा है, उससे जो बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट से उसके अंदर जो डैमेज होना था वो डैमेज होने से भी बच जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। सो वी अर्थ अ मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। याद रखो। तो जो भी हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे रूम हीटर, रूम कूलर, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह, तो ये सबका जो मेटल बॉडी है अर्थेड वायर से कनेक्ट होता है, अर्थेड होता है। तो 3 तरह का वायर रहता है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, ये लाइव वायर है, और ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है, और ये ग्रीन कलर में अर्थेड वायर है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये क्या काम करता है? सो एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर 2 circumstances, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। अब 2 केस में हमारे हाउस होल्ड सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। वो 2 चीज है, एक शॉर्ट सर्किटिंग और दूसरा है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है? अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। टचिंग द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसा करने से क्या होता है कि मान लो कि ये जो है लाइव वायर है, और इधर दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर कि जो लाइव वायर है और एक है न्यूट्रल वायर, ये दूर तक गया हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन कहीं पर फॉल्ट के वजह से ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये पहले ही कनेक्ट हो गया। इससे क्या हो गया कि पूरे सर्किट का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया। अब जब सर्किट का लेंथ रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो इस पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, और इसीलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना पड़ता है। जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा, वो जो फ्यूज है, वो फ्यूज वायर है, वो मेल्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मेल्ट करके ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक होगा इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जो एक्सेसिव करंट से डैमेज होना था उससे प्रिवेंट मिलेगा, उससे बचाव मिलेगा। अब ओवरलोडिंग क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग क्या है? तो ओवरलोडिंग क्या है कि अगर आप अपने घर में सेम सॉकेट में टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला रहे हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चला रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एक सॉकेट है और एक ही सॉकेट में कितना प्लग लगा हुआ है, 1 2 3, नीचे भी है 4,
एक सॉकेट में चार चार प्लग लगा हुआ है। अब देखो चार तरफ करंट जा रहा होगा, मतलब सॉकेट तो एक है, आप कितना सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला रहे हो, तो यहाँ से बहुत हाई करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और मतलब ये ओवरलोडिंग हो जाता है। अब ओवरलोडिंग हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग जितना करंट फ्लो कराना चाहते हैं अपने हाउस होल्ड सर्किट में, उसके अकॉर्डिंग वायर होता है। अब मैंने बताया दो तरह का सर्किट होता है, एक लाइटिंग सर्किट और एक पावर सर्किट। तो जो लाइटिंग सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम फ्लो करता है, अबाउट मैक्सिमम 5 एम्पियर, तो उसका जो वायर होता है थोड़ा थीन होता है। लेकिन जो पावर सर्किट है उसमें लगभग 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, तो उसका जो वायर है थोड़ा थिक होता है। मान लो 15 एम्पियर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका वायर थोड़ा थिक होता है। अब आप थीन वायर में ही इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ देंगे, थीन वायर में हीटर चलाना शुरू कर देंगे, गीजर चलाना शुरू कर देंगे, तो ओवरलोडिंग ही तो कहलाएगा ना। जहां पर वायर का कैपेसिटी है 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को ले जाना, वहां पर आप 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को ले जाएंगे, हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरलोडिंग। आई बात समझ में? एक छोटा सा बच्चा है, वो एक खाली बाल्टी ले जा सकता है, लेकिन आप करेंगे क्या, उसमें पानी भर देंगे, बोलेंगे बेटा पानी भर के ले जाओ बाल्टी, तो छोटा बच्चा है कहाँ ले जा पाएगा, उसके लिए वो ओवरलोड हो जाएगा। आई बात समझ में? बस उसी तरह से जो 5 एम्पियर वाला जो वायर है उस पे आप हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे, या टू मेनी सॉकेट्स के साथ, टू मेनी प्लग्स सॉकेट के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग कहलाएगा। प्लग्स, ठीक है, सॉकेट एक ही रहेगा, प्लग्स बहुत ज्यादा रह जाएगा। सो द करंट क्या है, ये ओवरलोडिंग समझो। द करंट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम डिपेंड ऑन द पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस बीइंग यूज्ड। अब पावर रेटिंग का मतलब आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका पावर रेटिंग बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मतलब अगर एलईडी बल्ब आपके पास है तो वो 12 वाट का होता है, या 9 वाट का कई बार होता है, 10 वाट का होता है, 12 वाट का होता है, लेकिन ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई पे चलता है, याद रखो। ये किसका है? ये है आपका एलईडी बल्ब का। लेकिन अगर आपके पास ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट लगभग 40 वाट तक का होता है, 50 वाट का होता है ट्यूबलाइट, 40 वाट या 50 वाट या इससे कई ज्यादा 60 वाट जो ज्यादा लाइट देने वाला होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फैन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फैन 70 वाट या 80 वाट या कई बार थोड़ा सा हैवी होता है तो 100 वाट का होता है, ठीक है। आप फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट टाइप का है वो भी जो है ना 100 वाट का होता है, ठीक है, या कई बार इससे ज्यादा या थोड़ा कम का भी होता है, 100 वाट का। आप इलेक्ट्रिक हीटर ले लेंगे, जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये जो है 1000 वाट या कई बार 1500 वाट का भी, वह 15000 लिख दिया मैंने, 1500 वाट का होता है। तो ये भी 220 वोल्ट पावर सप्लाई पे चलता है। तो जितना ज्यादा पावर रेटिंग का अप्लायंसेस है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को ये ड्रॉ कर रहा है। आई बात समझ में? तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है ना वायर भी लगाना पड़ता है। अगर हाई पावर रेटिंग का अप्लायंसेस है तो थोड़ा वायर थिक होता है, लो पावर रेटिंग का अप्लायंसेस है तो वायर थीन होता है। आई बात समझ में? When a building is wired, जब बिल्डिंग को वायर किया जाता है, द वायरिंग इज प्रोटेक्टेड बाई फ्यूज। वायरिंग को फ्यूज से प्रोटेक्ट करते हैं। और फ्यूज क्या काम करता है? अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थीन टिन प्लेटेड कॉपर वायर। क्या होता है? थीन टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। ये जो यहाँ पर है ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर है जो थीन होता है, पतला होता है, having low melting point and melts and break the circuit if the current exceeds a safe value। जब करंट एक सेफ वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हीट होता है और हीट होके मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो गया तो बाकी जो हाउस होल्ड सर्किट, मतलब जो उसके बाद जो सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होना ये बंद हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली हीट बढ़ने के कारण मेल्ट होता है,
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है। एंड फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, याद रखें। एंड द फ्यूज वायर मस्ट हैव प्रॉपर थिकनेस। अब फ्यूज वायर का प्रॉपर थिकनेस होना बहुत जरूरी है, विच डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट विच हाउस होल्ड वायरिंग कैन सेफली कैरी। अब देखिए बहुत तरह का फ्यूज वायर हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऑल्सो 20 एम्पियर। तो जितना ज्यादा पावर इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कराना है, जितना हाई पावर रेटिंग का अप्लायंसेस लगा होगा, उतना थिक, उतना ज्यादा थिक, थीन नहीं, थीन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, उतना ज्यादा थिक थिन टीन प्लेटेड कॉपर वायर जो है ना फ्यूज में लगा होगा। ठीक है। अब जो है ना, अब थोड़ा सा मॉडर्न टाइम आ गया है, तो हम लोग फ्यूज के जगह एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी का मतलब है फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है। मतलब जब इसको जब सीरीज में हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो इससे होकर भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और एक एक जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और एक सेफ वैल्यू से जब ज्यादा करंट इस पे फ्लो होना शुरू हो तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जो कि इसका जो स्विच है इसको डाउन कर देता है। स्विच डाउन करने पे स्विच ऑफ हो जाता है और आगे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ये होता है एमसीबी। तो फ्यूज की तरह ही काम करता है, लेकिन फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है, और एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है। याद रखो, फ्यूजेज आर आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज which may be caused due to excessive current flow through them। अब हमारे घर में जो अलग अलग अप्लायंसेस है, जो हमारा इन्वर्टर है, या जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, या और भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, एसी है, एयर कंडीशनर, तो वो सब में भी अलग अलग फ्यूज होता है इस तरह का। अब ये भी फ्यूज जो है ना उस पे इंडिविजुअली वर्क करता है। कई बार जो है ना, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज, हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका जो फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर मेल्ट करके ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना उस अप्लायंस में बंद हो जाता है, और वो शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट हो जाता है, और भी ज्यादा डैमेज होने से बच जाता है। ये था हाजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाजार्ड्स है, क्या डेंजर है वो। तो देखो, अ पर्सन हैपेंस टू टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, he gets severe electric shock. In some cases electric shock can even kill a person। अब देखो, अगर लाइव वायर को डायरेक्टली कोई पर्सन टच करता है तो उसको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और कई केसेस में उसे जो पर्सन है उसका डेथ भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग ड्यू टू डैमेज वायरिंग ऑन ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट कैन काउज इलेक्ट्रिक फायर इन अ बिल्डिंग। शॉर्ट सर्किट होने के कारण, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से जो शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण कई बार बिल्डिंग में आग लग जाता है। द डिफेक्ट्स इन द हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन, कई बार लूज कनेक्शन होने के कारण जो डिफेक्टिव स्विच है या सॉकेट है, प्लग्स है, इसमें लूज कनेक्शन के होने के कारण स्पार्क होता है, और जिसके कारण लीड्स टू फायर, आग लगने का चांसेस रहता है। प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हो, क्या क्या सावधानी रख सकते हो। सो अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेज अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, इफ एन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट इन द हाउस द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ। अगर इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लाइव वायर, एक्सीडेंटली लाइव वायर को टच कर लिया हो, तो जो भी दूसरे पर्सन है उनको जाकर जल्दी से मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई का कट ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो बच जाएगा। एंड द पर्सन हु हैपेंस टू टच the live wire should be provided an insulated support wood or plastic rubber. We should never try to pull away the person who is in contact with live wire, otherwise we will also get electric shock।
अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है ना, तो उसको डायरेक्ट अपने हाथ से टच मत करो। आप ढूंढो कि आपके अगल बगल कोई कोई डंडा है या कोई ऐसा चीज है जो इंसुलेटर हो, ठीक है, तो उससे उसको जो है ना हटा दो, उसके कांटेक्ट से उसको जो है ना हटा झटका देके हटाने की कोशिश करो। आप डायरेक्ट उसको नंगे हाथों से टच करेंगे तो जो है गड़बड़ हो सकता है, आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या अगर रबर ग्लव्स है तो रबर ग्लव्स आप पहन लो, फिर उसको वहां से हटाओ। ऑल द स्विचेस शुड बी पुट इन द लाइव वायर ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट का मतलब, बोलिए ना। नो नो प्रॉब्लम। All switches should be put in the live wire of AC circuit so that when the switch is turned off, the appliances get disconnected from the live wire and there is no risk for electric circuit. देखो जितना भी स्विच है वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइव वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अगर आप गलती से लाइव वायर पे स्विच नहीं लगाए, न्यूट्रल वायर पे लगा दिए, तो लाइव वायर का करंट वहां जाना स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको कनेक्शन मिलता है, आप जैसे हाथ को टच करेंगे आपके बॉडी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी स्विच है वो लाइव वायर पे कनेक्ट होना चाहिए, ताकि जब उसको स्विच ऑफ करे तो लाइव वायर के कनेक्शन को ब्रेक करे। We should never operate switch और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड। अगर हाथ आपका भींगा हुआ हो, वेट हैंड हो, पानी से भींगा हुआ हो, तो तुरंत स्विच को ना छुए। आप टॉवेल वगैरह से पहले अपने हाथ में जो भी वाटर है, जो भी वेटेड है, उसको पहले उसको ड्राई करें, उसके बाद आप स्विच को ऑपरेट करें। द प्लग शुड ऑल्सो नॉट बी इंसर्टेड इनटू सॉकेट विथ वेट हैंड्स। This is because water conducts electricity to some extent, so touching the switches and sockets with wet hands can lead to electric shock. And the fuse should always be connected in live wire. अब देखो फ्यूज भी जो है ना लाइव वायर में कनेक्ट होना चाहिए, न्यूट्रल वायर में नहीं, लाइव वायर में कनेक्ट होना चाहिए। द फ्यूज वायर शुड बी प्रॉपर रेटिंग, और फ्यूज वायर प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइटिंग सर्किट है और उसमें 20 एम्पियर का लगा दिया है, कुछ काम नहीं होगा। हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी उसमें कर जाएगा, तो क्योंकि आपने 20 एम्पियर का लगा दिया 5 एम्पियर की जगह पे, 10 एम्पियर भी फ्लो करेगा तो अलाउ करेगा। जाओ भाई, वो सारा बल्ब वगैरह जो भी कुछ आप फैन वगैरह लगाए हैं उसको सबको शॉर्ट सर्किट के कारण सबको खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। तो प्रॉपर रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज होना चाहिए या प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी होना चाहिए। आई बात समझ में? वी शुड नेवर यूज अ कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर एज फ्यूज वायर। आपका जो फ्यूज वायर है उसमें कॉपर का नहीं लगाना चाहिए, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, याद रखना। उसके लिए स्पेशल वायर आता है फ्यूज वायर के लिए, बिकॉज कॉपर वायर हैज हाई करंट रेटिंग। कॉपर वायर में हाई करंट रेटिंग होता है, उसको आप फ्यूज में नहीं लगा सकते, एंड ड्यू टू विच कॉपर वायर फ्यूज कैन नॉट प्रोटेक्ट द वायरिंग अगेंस्ट शॉर्ट सर्किटिंग। कॉपर वायर को आप वायर में लगा सकते हो, फ्यूज में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटिंग से नहीं बचा सकता। अगर फ्यूज में लगा देंगे तो ओवरलोडिंग से नहीं बचा सकता। द हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय यूजिंग गुड क्वालिटी। जो वायरिंग का वायर है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, एक प्रॉपर थिकनेस का होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छा सा इंसुलेशन होना चाहिए। जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होता है ना, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। सही इंसुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कटा हो और वैसे ही लगा दिए। ऑल द वायर कनेक्शन विथ स्विचेज, सॉकेट, प्लग्स शुड बी टाइट। जितना भी स्विच, सॉकेट, प्लग्स है वो अच्छे से टाइट होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। ऑल द वायर जॉइंट शुड बी कवर्ड। जितना भी वायर जॉइंट है उसको टेपिंग करके टैप से कवर्ड करते हैं, विच इंसुलेटेड एडेसिव टेप। एंड डिफेक्टिव स्विचेस, सॉकेट एंड प्लग्स शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली। और टाइम टू टाइम जो भी उसमें डिफेक्टिव स्विच वगैरह है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसमें न्यू लगा देना चाहिए, दूसरा से लगा देना चाहिए। We should avoid working on live circuit for repairs.
लाइव सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा हो तो हम लोगों को वर्क नहीं करना चाहिए. However, it is necessary to handle a live circuit, then rubber gloves and not gloves, rubber gloves and rubber shoes must be put on. अगर ऐसा जरूरी हो तो रबर ग्लव्स पहन के, शूज पहन के हम लोगों को काम करना चाहिए. अगल बगल कोई सामने लोग हो तो उनको बोलो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि वो भी अगर टच करेंगे तो उनके बॉडी से भी आपका बॉडी कनेक्टेड हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. देखो ये बात बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैंने अलग से बताया. वी शुड स्टैंड ऑन द ड्राई वुडन बोर्ड. हम लोग अपने एक ड्राई वुडन बोर्ड में भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ड्राई वुडन बोर्ड भी एक कंडक्टर, वो एक जो है इंसुलेटर का काम करता है. द इलेक्ट्रिशियन शुड वियर रबर हैंड ग्लव्स and rubber shoes while working. And the tools used for electrical repairs like testers, screwdrivers, pincers, etc. should have properly insulated handles. जो भी टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, जो भी हम लोग कटिंग प्लास वगैरह यूज करते हैं, पिंसर्स वगैरह यूज करते हैं, वो प्रॉपर उसका जो हैंडल है वो इंसुलेटेड होना चाहिए. ऑफ वुड से इंसुलेटेड होना चाहिए या बैकेलाइट प्लास्टिक से या रबर से, ये सबसे इंसुलेटेड होना चाहिए. तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस है और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, एंड होता है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और ये आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा. ऑल द बेस्ट.